नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है मॉक टेस्ट, और उसके लिए यहाँ पर बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। और यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है प्रीमियर लीग, जिसे आप लोग देख सकते हैं। आज 28 से लेकर के 31 के बीच में ये ऑफर है। इसमें जो इसका ईयरली पास हुआ करता है, जिसमें आप लोगों को भारत की लगभग सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट मिलते हैं, यानी कि 700 से ज्यादा भर्तियों के 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट एक साल के लिए मिलते हैं। इसकी कीमत मात्र 175 रुपए कर दी गई है। इन लोगों का एक स्पेशल पास हुआ करता है टेक्स्ट बुक पास प्रो। इसकी कीमत कर दी गई है 699 से केवल 263 रुपए एक साल के लिए। इसमें भी परचेज करते समय, इसको खरीदते समय अगर आप एक कोड लगा देंगे TWP, तो और 12% की छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लोग जल्दी जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। भारत के बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं इससे जुड़े हुए हैं, और इसमें जो मॉक टेस्ट हैं वो 12 से अधिक भाषाओं में हैं। तो किसी भी राज्य की परीक्षा है, आप लोग इसे देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की, और जानकारी निकल करके आ रही है कि आज से शिक्षा सेवा चयन आयोग में कर्मचारी नियमित बैठना शुरू कर देंगे। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि ये देखिए, बैठक में यह तय हुआ कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अधिकारी और कर्मचारी शनिवार से एलनगंज स्थित नवगठित आयोग के दफ्तर में बैठेंगे। ये देखिए लिखा हुआ है। और नीचे लिखा है कि यहाँ पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का दफ्तर था, और यहीं से नए आयोग के लिए काम शुरू कर देंगे। वर्तमान में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का दफ्तर अशोक नगर स्थित न्याय मार्ग पर है। तो कर्मचारियों को आदेश दे दिया गया है, 1 या 2 दिन में ही बताया जा रहा है कि जो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग है और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, इसके विलय की जो नोटिस है वो आज या कल में आ जाएगी, लेकिन कर्मचारी आज से काम शुरू कर सकते हैं। बीएड की जो तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। लिखा है कि लोकसभा चुनाव की वजह से बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के कार्यक्रम में बदलाव होने जा रहा है। शासन को भेजी योजना के तहत प्रवेश परीक्षा के रजिस्ट्रेशन अब 7 मई तक होंगी। 4 से 10 जून के बीच प्रदेश भर में परीक्षा कराई जाएगी। 10 जुलाई से काउंसलिंग होगी। अगस्त के मध्य पढ़ाई शुरू होगी। शासन के निर्देशानुसार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी शिक्षा सत्र 2024-25 में भी बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा करवा रहा है। पूर्व में घोषित कार्यक्रम के अनुसार 10 फरवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे, जो 31 मार्च तक होने थे। 1 से 7 अप्रैल तक वंचित अभ्यर्थी लेट फीस के साथ में पंजीकरण करा सकते हैं। 24 अप्रैल से देश भर में परीक्षा होनी थी, जिसका परिणाम मई में आना था। लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने की वजह से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने परीक्षा कार्यक्रम बदलने की योजना बनाई, और ये भी एक कारण है। दूसरा कारण ये भी है कि बीएड में एडमिशन जो आवेदन है वो बहुत कम आए हैं। बहुत सारी जो सीटें हैं वो रिक्त रह जाने का अनुमान है। अगली जो सूचना है वो यूपी बोर्ड की है। परीक्षाओं की 99% कापियां जांची गई। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का 99% मूल्यांकन शुक्रवार को पूरा हो गया। प्रयागराज समेत 50 जिलों में मूल्यांकन पूरा हो गया, जबकि शेष 25 जिलों में शनिवार को मूल्यांकन पूरा होने की उम्मीद है। सूबे के 260 केंद्रों पर 3.01 करोड़ कापियों का मूल्यांकन शनिवार तक पूरा होने की उम्मीद है। यूपी बोर्ड से सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने मूल्यांकन की समीक्षा की। उन्होंने समय से परिणाम घोषित करने के संकेत दिए हैं। शिक्षक की हत्या के विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए केंद्रों पर पुलिस के साथ स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती के बीच मूल्यांकन किया जा रहा है। तो इन विद्यार्थियों का जो परिणाम है, बताया जा रहा है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में यूपी बोर्ड का जो परिणाम है वो जारी किया जा सकता है। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो रोजगार के मुद्दे को लेकर के है। लिखा हुआ है कि लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी की बात उठेगी या नहीं, इस पर अब तक पार्टियों का रुख साफ नहीं है। आप लोग क्लियर कट कमेंट बॉक्स में बताइए कि रोजगार का मुद्दा काम करेगा या नहीं काम करेगा, या फिर से जातियों के नाम पर वोट जाएगा या धर्म के नाम पर वोट जाएगा। रोजगार का मुद्दा है या नहीं है, छात्रों की कोई अहमियत है या नहीं है उत्तर प्रदेश में, इसके बारे में अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। वीडियो बहुत लोग देखते हैं, और तो राजनीतिक पार्टियां हैं या जो भी लोग हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आयोग जो भी हैं, सब देखेंगे कि आखिरकार जो विद्यार्थियों का रुख क्या है। आप लोग साफ साफ लिखिएगा कि हमारा वोट इसको जाएगा, और रोजगार के मुद्दे पर जाएगा या नहीं जाएगा, और रोजगार के मुद्दे पर वर्तमान सरकार कैसी है। नीचे यहाँ पर लिखा है कि लोकसभा चुनावों में युवाओं को साधने के लिए रोजगार बनाम बेरोजगारी का मुद्दा हथियार बनेगा या नहीं, यह बड़ा सवाल है। भाजपा यूपी में अपनी सरकार के 7 सालों के कार्यकाल में 6 लाख से अधिक नौकरियां देने के साथ ही, भैया 6 लाख की बात वही हो रही है बार बार पुरानी,
आज अभी इस बीच कोई भर्तियां नहीं हुई हैं। आज जो पिछला कार्यकाल था 17 से लेकर के 22 वाला, उस कार्यकाल की बात है यहाँ पर, उसमें भी 6 लाख नहीं और लगभग 4.5 लाख भर्तियां हुई थी। लोकसभा चुनावों में ये बात नीचे लिखी है और नीचे यहाँ पर लिखी कि भाजपा का दावा है कि बेरोजगारी दर को घटा करके 4.2% करने की बात कई युवाओं को लुभाने की कोशिश में है। तो ये तो कागजी आंकड़े हैं। 4.2% बेरोजगारी दर है उत्तर प्रदेश में। अगर 4.2% है तो अभी हाल ही में जो अभी कल रिपोर्ट जारी हुई थी, ये रिपोर्ट क्या है? आईएलओ की रिपोर्ट और आईएसडी की रिपोर्ट, जिसने कहा था कि कुल बेरोजगार आबादी में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी 82.9% है। तो इसमें क्या ये उत्तर प्रदेश के छात्र नहीं है, ये दूसरे राज्यों के विद्यार्थी हैं केवल? तो यहाँ पर यही बात लिखी है कि भाजपा ये दावा करेगी कि हमने 6 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं, बेरोजगारी दर कम हो गई है 14%। उसने युवाओं को नौकरी देकर के कम किया है, भर्तियों में धांधली अब नहीं हो रही है। ये भी बताइए धांधली हो रही है या नहीं हो रही है? समूह गा तक के पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त कर भ्रष्टाचार रोकने के का काम किया गया है। भ्रष्टाचार रोकने का काम किया गया है और भ्रष्टाचार ऐसे रोका है इन लोगों ने कि भर्तियां ही पूरी रोक दी हैं। और नीचे यहाँ पर लिखा है कि आयोगों में पात्र व ईमानदार अध्यक्षों की तैनाती के सहारे भाजपा युवाओं के साथ चाह रही है, तो सपा भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। तो भर्ती बोर्ड में अगर ईमानदार अध्यक्ष हैं तो पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की जो अभी अध्यक्ष थी उनको क्यों निकाला गया है? नीचे लिखा है कि युवा क्यों सबसे अहम भूमिका में है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 15 करोड़ 29 लाख है और इनमें से 18 से 19 के 20 लाख और 20 से 29 के 29 लाख मतदाता हैं। और सरकारी नौकरी पाने की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है सामान्य की, और अगर SC ST इत्यादि को जोड़ दें तो ये 45-47 साल हो जाती है। कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिसमें आयु सीमा 60 साल तक की है, वो इसमें समाचार पत्रों में नहीं लिखा हुआ है। खास तौर से अगर हम बात करें TGT और PGT की, तो वहां पर विद्यार्थी जो हैं वो 60-61 साल तक आवेदन कर सकते हैं। नीचे लिखा है कि पार्टियां उन्हें साधने के लिए सबसे अधिक भ्रष्टाचार मुक्त सरकारी नौकरियां देने का दावा करती हैं, तो विपक्षी पार्टियां युवाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाती हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भले ही अभी पार्टियों के घोषणा पत्र जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन बयानों के सहारे पार्टियां एक दूसरे को घेरने का दांव चल रही हैं। पेपर लीक को बना रहे मुद्दा, तो अभी हाल ही में कुछ भर्तियों के पेपर लीक हुए थे और उसका भी मुद्दा बनाने की तैयारी है विपक्ष के द्वारा। उसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि समाजवादी पार्टी भर्ती परीक्षाओं के दौरान होने वाले पेपर लीक को मुद्दा बना रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हाल के दिनों में आयोजित होने वाली पुलिस भर्ती समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक के बहाने भाजपा को घेरकर युवाओं का साथ पाना चाहती है। तो समाजवादी पार्टी ने मुद्दा तो उठाया है, लेकिन उस तरीके से नहीं उठाया रोजगार का मुद्दा जिस तरीके से उठाना चाहिए, जिस तरीके से सड़कों पर उतर करके या जो भी चीजें होती हैं, बाकी जो भी मांगे रखी जाती हैं विपक्ष के द्वारा, बहुत जोरदार तरीके से विरोध किया जाता है। लेकिन रोजगार को की जब बात आती है तो केवल एक ट्वीट कर दिया जाता है या ज्यादा से ज्यादा विधानसभा में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप कितनी भर्तियां देंगे। अगर उन्होंने कह दिया हम भर्तियां नहीं देंगे, हमारा अनुपात समानुपात समाप्त है, तो बस इसके बाद कुछ नहीं। तो उस तरीके से विपक्ष की भूमिका नहीं थी। अगर विपक्ष बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को रखता तो नतीजे दूसरे होते। सरकार पर प्रभाव पड़ता और युवाओं पर प्रभाव पड़ता। रोजगार का मुद्दा जो है वो और ज्यादा लोगों के समझ में आता। और अगर बीजेपी मजबूत हो रही है तो उसके पीछे एक कारण है कमजोर विपक्ष। सबसे ज्यादा विपक्ष बहुत ज्यादा कमजोर है इस समय। और वास्तव में भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश की भर्तियों में, बहुत सारी भर्तियों में बहुत भ्रष्टाचार हुआ। उत्तर प्रदेश की बहुत सारी भर्तियां कोर्ट में फंस गई, चाहे वो आरक्षण वाला 69,000 वाला मामला हो या एक अंक विवाद वाला मामला हो या एडेड जूनियर भर्ती वाला मामला हो। कब की फंसी हुई वैकेंसी है, 3 साल हो गए। बहुत सारी भर्तियां, एक दो भर्तियां नहीं है। दरोगा भर्ती का मुद्दा करप्शन का सबसे बड़ा उदाहरण है। और विधान परिषद की भर्तियां, बहुत सारी भर्तियों को लेकर के अगर चाहता तो विपक्ष अच्छी तरीके से सरकार को पूरी तरीके से नंगा कर सकता था, लेकिन विपक्ष ने उस तरीके से चीजें नहीं की। और विपक्ष ने सोचा कि ये चीजें अपने आप हो जाएंगी, सरकार से विद्यार्थी उब जाएंगे और हमको वोट करेंगे। और रही बात यहाँ पर भाजपा की, लिखा भाजपा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसे रद्द कर कार्रवाई करने को हथियार बना करके सपा के आरोपों का काट कर रही है। भाजपा द्वारा अपनी सरकार में सरकारी और निजी सेक्टरों में दिए गए रोजगार का आंकड़े से कुछ नहीं होता है। और भ्रष्टाचार रोकने की बात तो बीजेपी अब ना करे, अब बिल्कुल कतई ना करे। लोगों को ऐसा लग रहा था कि नहीं, भाजपा में भले कम नौकरियां
होंगी, लेकिन वो पारदर्शी तरीके से होंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। भाजपा सरकार में भर्तियों में खूब ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि ये जो है चीज़ें वोट में बदलेंगी या नहीं बदलेंगी। लखनऊ के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। इंजीनियरिंग और प्रबंधन छात्रों के लिए नौकरी के मौके हैं। जॉब फेयर लग रहा है। यहाँ पर लिखा है कि एलयू के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज की ओएसडी प्रोफेसर विनीता काचर ने बताया कि छात्रों के लिए, आप लोगों ने वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। छात्रों के लिए लगातार जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है, जिससे उन्हें नौकरी के अच्छे मौके मिल सकें। और उन्होंने बताया कि 15 और 16 अप्रैल को आईआईए के साथ मिलकर के सुबह 10 बजे द्वितीय परिसर में जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। इसमें बंधन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, प्रिज्म सीमेंट, अल्फा इंजीनियर्स, इंडियाना फूड एंड स्टॉकहार्ट जैसी कंपनियां शामिल होंगी। प्रोफेसर विनीता काचर का कहना है कि रोजगार मेले में इंजीनियरिंग, बीबीए, एमबीए के विद्यार्थी प्रतिभाग करेंगे, जिन्हें अलग अलग कंपनियों में नौकरी और पेड इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। राहुल गांधी का एक बयान आया है कि अगर सत्ता मिली तो महिलाओं को 50% कोटा दिया जाएगा नौकरियों में। बिहार टीआरई और अन्य भर्तियां इंटर स्तरीय जो भी हैं वो अब चुनाव बाद होंगी, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। और लिखा है कि इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा के लिए 3 माह इंतजार करना होगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने लगभग 9 वर्षों बाद द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए वर्ष 2023 में वैकेंसी निकाली थी। पहली इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए 2014 में विज्ञापन निकाला था। इसका फाइनल रिजल्ट 7 साल में पूरा हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय स्नातक में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। 31 मई तक विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। जेई के 968 पदों पर भर्ती की आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में जूनियर इंजीनियरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। कर्मचारी चयन आयोग ने जेई भर्ती परीक्षा 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 968 पदों पर 18 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। चौधरी चरण सिंह व आडवाणी समेत 5 को भारत रत्न आज। स्वतंत्रता सेनानी व पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व पीएम नरसिम्हा राव, उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर व कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को शनिवार को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।